नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से चीन के लिए रवाना हो चुके हैं और आप सबको भी इंतजार होगा कि चीन में जाकर के प्रधानमंत्री क्या कुछ प्राप्त करेंगे भारत के लिए और क्या कुछ भारत की तरफ से चीन को देने जा रहे हैं, और एशिया के ये दो बड़े देश किस तरीके से अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर बदली हुई परिस्थितियों में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्या होगा एससीओ समिट में और क्या होगा सी जिनपिंग के साथ मुलाकात और पुतिन सी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात में, ये तो 1 सितंबर की शाम को हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे और उसमें बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से चीन का विदेश मंत्रालय और वहां के रक्षा विभाग की तरफ से मोदी के ऐतिहासिक यात्रा के संदर्भ में और भारत चीन के संबंधों के संदर्भ में बात की जा रही, लगता तो यही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसका असर पूरी तरीके से अमेरिका और विशेष करके राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और सिनेरियो बदलने जा रहा है। उस बदलाव का कितना फायदा भारत को होगा ये भी देखना होगा। लेकिन चीन जाने से पहले जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 घंटे की जो यात्रा के दौरान उन्होंने जो राजकीय कार्यक्रम के तहत भारत और जापान के संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश की है और अगले 10 साल का एक रोडमैप बना है। उसका भी असर भारत जापान संबंधों का अमेरिका पर पड़ने जा रहा है और टैरिफ, जो ट्रंप का टैरिफ टेरर क्रिएट कर चुका है, एक बड़ा जवाब मिलेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर जुड़े हुए हैं जो रणनीतिक और सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। सवाल पहला तो यही है सर, हमने जापान से क्या कुछ लिया और चीन से क्या कुछ लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं? और देखिए, अभी हमारे पंतप्रधान चीन में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मीटिंग के लिए जा रहे हैं। 7 साल में पहली बार किसी देश के पंतप्रधान या हमारे देश के पंतप्रधान चीन में डायरेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमारा और चाइना का जो रिलेशनशिप हो गया था, गलवान वैली का क्लैश जो 2020 में हुआ था, उसके बाद बहुत ही नेगेटिव हो गया है। इसके बारे में मैं तो अलग बात करूंगा, लेकिन इसकी जो पहली बैकग्राउंड है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है भारत के खिलाफ, वो एक काफी इकोनॉमिक इमरजेंसी है और उसके ऊपर हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि इस इकोनॉमिक वॉर का या टैरिफ वॉर का हमारे ऊपर असर जो है ये कम से कम होगा। तो पहले मैं 1 मिनट ये बात करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जब हमारे पंतप्रधान की मीटिंग हुई थी मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च के महीने के अंदर, तब ऐसे लग रहा था कि बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमें बहुत सारी मदद करेंगे वगैरह-वगैरह। और हम दुनिया के सबसे पहले देश थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलग-अलग विषयों के ऊपर बातचीत शुरू कर दी थी, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह या बीटी या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये विषय बहुत महत्व का था और ये लग रहा था कि शायद 1-2 महीने के अंदर हम पहला देश होंगे कि जो इस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। अभी मुद्दा ये है कि यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और ये टैरिफ वॉर हमारे लिए घातक क्यों है? सीधी बात है, आज हमारा 65 ट्रिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, कि जो काफ़ी बड़ा है और यूएसए एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। अदरवाइज़ आम तौर पे बाकी सारी देशों के साथ हमारा ट्रेड जो यह है वो हमारा माइनस पे जा रहा है, यानी कि हम उनसे इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और अभी अब टैरिफ लगेगा 50% का जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है मेरे ख्याल से 27 तारीख से। लग तो चुका है। हमारी जो हाँ, तो हमारी ये जो एक्सपोर्ट जो यूएसए को है, ये नाकाम हो जाएगी, क्योंकि 50% अगर आपकी कीमत बढ़ती है, हम्म। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या देश आपका माल नहीं लेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि, और ये माना जाता है एक्सपर्ट के मुताबिक, कि तकरीबन 70 टू 80% जो हमारा एक्सपोर्ट जो है जो अमेरिका को था, ये अभी बंद पड़ने वाला है, बंद पड़ सकता है। हम्म। ठीक है? अभी तो अगर आप इस क्वार्टर की अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखें, तो हमारी ये 5 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस 6.7% ये अभी हुई है। ये मई लेकिन ये तक का माना है जाता सर, है मई तक का मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमने कंप्लीट कर लिया था और इस दौरान हमारे ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई जा रही है। जी। दूसरा ये भी था कि इसलिए कि टैरिफ लगने वाला है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट एकदम बढ़ा दिए थे ताकि टैरिफ लगने के पहले हम ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट कर सकें वगैरह। एनीवे वो अच्छा हो गया है।
लेकिन अभी 60-70-80% तक का जो हमारा ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, अमेरिका को ये कम हो सकता है, बंद पड़ सकता है वगैरह इस प्रकार की जानकारी है। क्या होगा ये आने वाला समय हमें दिखाएगा। लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये जो हमारा एक्सपोर्ट कम होने वाला है, इसको किस देश को हम हमारा सामान बेचें, ये हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट के बहुत सबसे बड़ा पहलू है। तो इसके ऊपर जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, हमने बहुआयामी उपाय योजना शुरू की है ताकि टैरिफ वॉर का जो इफ़ेक्ट हमारे देश के ऊपर, हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर सबसे कम हो। तो उसमें से हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम अलग-अलग देशों के जो मार्केट है, उनके साथ हमारा ट्रेड बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा के साथ अभी हमारा ट्रेड बढ़ने वाला है, उनके साथ रिलेशंस इम्प्रूव हो गए हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड बढ़ाना चाहता था, उसमें से कुछ एलिमेंट भारत को दोष दे रहे हैं यूक्रेन वॉर के लिए। कुछ तो भारत के साइड में है, जैसे जर्मनी हमारे साथ है, जो हमारे साथ सबमरीन का एक बड़ा डील कर रहा है। शायद अगले कुछ दिन में ये डील हो जाएगा। ऑलमोस्ट 60-70 बिलियन डॉलर्स वर्थ सबमरीन तैयार होगी। तो जर्मनी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यूरोप की, वो हमारे साथ है। फ्रांस की जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके लिए हमें मदद कर रहा है, वो भी हमारे साथ है। ब्रिटेन भी। इंग्लैंड, ब्रिटेन भी हमारे साथ है। लेकिन ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें से कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि ये जो वॉर है वो आपके कारण हो रहा है क्योंकि आप रशिया का तेल मतलब रशिया खरीद से रहे हैं। तेल ले रहे हैं। ये मानने के लिए नहीं वो तैयार नहीं है कि रशिया से वो ज़्यादा तेल ले रहे हैं। बिल्कुल। चाइना उनसे ज़्यादा तेल ले रहा है। लेकिन वो मतलब उनकी जो एटीट्यूड है, ये एंटी इंडियन है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन अभी पूरा हमारे साथ नहीं है। पूरा उनको हमारे साथ लाना पड़ेगा ताकि जो बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़ सकता है। तो वो कोशिश तो जारी है और इसी कोशिश का एक हिस्सा जो अभी है, वो है कि हमारे पंतप्रधान जापान में गए थे। 2 दिन के लिए वो जापान के अंदर थे और इसमें जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने मीडिया में देखा होगा तो 67 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट ये जापान ने अगले 10 साल में हमारे साथ एग्री किया है। अभी इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो जापान ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यानी कि जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो हमारे आइटम्स जो यूएसए अभी नहीं लेगा क्योंकि उसकी कीमत बड़ी है, तो ये शायद जापान ले सकता है। और यही हमारे पंतप्रधान जी के विजिट का एक सबसे बड़ा ये था कि आर्थिक उपाय। तो इसमें काफ़ी सारा सक्सेस मिला है और शायद हमारे कुछ आइटम्स जो यूएसए अभी नहीं लेगा, वो शायद माफ़ करिए, वो अभी जापान जाएँगे। और इतना ही नहीं, तो जापान एक कैपिटल सरप्लस कंट्री माना जाता है। यानी कि उनके पास कैपिटल काफ़ी है और वो इस्तेमाल कहाँ करें उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होनी थी, रोड्स है, रेलवेज़ है, पोर्ट्स है, घर है, ये पूरे पहले ही हो चुके हैं। अभी उनकी जो इकोनॉमी यूरोप के मुताबिक जो ये बनी हुई है, वो केवल एक रिप्लेसमेंट इकोनॉमी है। यानी कि नए रोड नहीं बनाएँगे, केवल रोड की वो रिपेयर करेंगे, नए पोर्ट्स नहीं बनाएँगे, केवल पोर्ट की मेंटेनेंस करेंगे, नए एयरपोर्ट नहीं बनाएँगे, बिल्कुल। केवल जो प्रेज़ेंट पोर्ट है, उसकी मेंटेनेंस करेंगे। हमारे देश में नए पोर्ट बन रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं, नए रेलवे लाइन बन रहे हैं, मिडल क्लास बहुत बड़ी संख्या में घर खरीद रहा है, तो रियल एस्टेट सेक्टर बन रहा है। लेकिन ये कोई भी चीज़ ना यूरोप में बन रही है, ना जापान में बन रही है क्योंकि लोक संख्या वो वहाँ पे पहले ही कम हो डेवलप गई कर है। चुके तो जो है वो उनको पहले हो गया है, तो वहाँ हो ही नहीं सकता। तो एनीवे ये हमारे लिए फ़ायदा है, उनके लिए नुकसान तो है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा है कि वो एक कैपिटल सरप्लस कंट्री है, उनके पास जो कैपिटल उनके बैंक के पास है, वो कहाँ इस्तेमाल करें? तो उसमें से एक अच्छा डेस्टिनेशन है भारत। हमारा देश यानी कि भारत और उसपे उन्होंने यही बोला है कि या बुलेट ट्रेन हो या हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें जापान बहुत कुछ मदद करने वाला है। ये एक अच्छी बात है।
जिससे हमारी इकोनॉमी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ेगा। इवन कि और रोजगार इतना के ही नहीं, क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है सर 10 सालों में। बहुत बड़ा काम है। और इतना ही नहीं, तो जापान में उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उन्हें इंडियंस का बहुत बड़ा स्किल्ड मतलब स्किल्ड लेबर जरूरत है, चाहिए। तो वो भी बढ़ने वाला है। और इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय जापान एक काफी मिलिटरीली पावरफुल कंट्री था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। इनफैक्ट वो नंबर 2 या नंबर 3 पे था। लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी उन्होंने अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो अभी रोकी हुई है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम मिलिट्री बढ़ाते हैं तो शायद हम लड़ाई फिर शुरू करेंगे। वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, इसलिए वो मतलब अपना जो डिफेंस बजट के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा काबू रखा था। तो लेकिन अभी उनका और चाइना के बीच में साउथ चाइना समुंदर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। एक सेनकाकू नाम का आइलैंड है, जो एक डिस्प्यूट है। और आज अगर आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश, मतलब इनफैक्ट सभी देश ये चाइना के खिलाफ है, क्योंकि चाइना का जो एग्रेशन चल रहा है साउथ चाइना समुंदर में। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रूल क्या, जो मैरीटाइम लॉज ऑफ सीज है, जिसे यूनक्लॉस बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपका जो समुद्र किनारा होता है, वहां से 200 नॉटिकल माइल का नहीं, जो समुंदर है, ये आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है। अगर 200 नॉटिकल माइल के पहले ही किसी और देश बीच में आ जाता है, जैसे ताइवान और चाइना के बीच में इतना फ़ासला है ही नहीं, शायद 150-200 नॉटिकल माइल का ही फ़ासला है, तो 200 नॉटिकल माइल नहीं ये हो सकता। तो फिर दोनों देश की जो मध्य रेखा होती है, वहाँ पे बाउंड्री समझी जाती है। तो ख़ास तो लेकिन चाइना ये जो रूल है, ये नहीं मान रहा है। चाइना बोलता है कि 80% ऑफ जो साउथ चाइना समुंदर है, जो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के देश, चाइना और जापान और चाइना और फिलीपींस कोरिया इनके फिलीपींस फिलीपींस वगैरह इनके बीच में है, तो बोलता है 80% हमारा है, तो इसलिए सभी इससे नाखुश है। तो अगर आपने देखा होगा, हमारे पंतप्रधान जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये हमें मान्य नहीं है, यानी कि जापान की जो पोज़ीशन है, सेनकाकू आइलैंड उनका है, 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र है, वो उनका है। वो पोज़ीशन को हम सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम जापान के साइड में है और चाइना के खिलाफ है। एक्चुअली हम दुनिया का रूल फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये रूल जो है हम जापान को सपोर्ट कर रहा है। मतलब यानी कि हमने ये क्लियर मैसेज दिया है कि साउथ चाइना का कोई भी देश हो, उसमें हम उन देशों की जो पोज़ीशन है वो सपोर्ट करते हैं, ना कि चाइना देखिए की जी सर, यहाँ एक पोज़ीशन। सवाल उठता है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसी पर आना चाह रहा था। जापान से चीन जा रहे हैं, और जापान के साथ आपने जितने देशों का नाम लिया उसमें ताइवान भी है, फिलीपींस है, ये सारे साउथ चाइना सी में पूरी तरीके से एक दुश्मनी साध रहे हैं। और जापान में रहकर, जापान में भी वो जब यहाँ से फ्लाइट उनका टेक ऑफ किया, उसके पहले उन्होंने बयान दिया प्रधानमंत्री ने कि चीन और भारत दुनिया में स्टेबिलिटी लाने जा रहे हैं, वो जापान में बोले। और जापान के साथ उन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया, तो चीन को भी, जब वो चीन पहुंचेंगे तो उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। किस नजरिए से देख रहे हैं कि दो दुश्मनों को एक साथ साधने की कवायद है और दोनों उतना ही महत्व देते दिख रहे हैं? देखिए, ये हमारा इशारा था चाइना के लिए कि हम एक इसलिए कि हम ट्रम्प से नाराज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना के साथ हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जाएँगे, ये बिल्कुल नहीं है। हम हमारे जो बाकी नेशनल इंटरेस्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर तो मैं आ जाता हूँ। लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि अपना चाइना अब मिसाइल अपने लॉन्च करता है, जो जापान के ऊपर से भी गए और जापान के समुंदर में गिरे हैं। हम्म, तो उन्होंने जापान के ऊपर अटैक तो नहीं किया है, लेकिन अगर आपके देश के ऊपर से कोई मिसाइल अगर जाता है, तो ये आपकी जो हवाई हद है या समुद्र हद है, इसका भंग आप कर रहे हैं। तो ये उन्होंने किया है। तो यानी कि शॉर्ट में चाइना और जापान का जो वैर है, ये काफ़ी बड़ा है। केवल अभी तक वो कंट्रोल में है, क्योंकि चाइना चाहता है कि पहले ताइवान की तरफ देखा जाए, बाकी उसके बाद वो बाकी देशों की तरफ देखेंगे, इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग कोरिया, इंक्लूडिंग बाकी सारे देश। हम्म। तो मैं यहाँ पे
इस मुद्दे को यहीं खत्म करना चाहूंगा, इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमने इशारा दिया है कि हम इन देशों के साथ है, ना कि चाइना का जो एग्रेशन है उसके साथ है। तो ये उनके लिए एक इशारा है कि हम बाकी देशों के साथ भी हमारे संबंध उतने ही अच्छे करना चाहते हैं। अभी हम आ जाते हैं सीधा चाइना के ऊपर। चाइना के ऊपर अभी जो हमारे पंतप्रधान जी जा रहे हैं, वहाँ पे क्या चाहेंगे? देखिए, मैं चाइना एक मतलब मैं बिल्कुल सभ्य भाषा बोलना चाहूँगा, हम्म, लेकिन चाइना हमारे खिलाफ एक मल्टी डोमेन युद्ध लड़ रहा है। मैं बिल्कुल सभ्य भाषा का राइट। इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब वो क्या कर रहा है? अभी लोगों को ये मल्टी डोमेन वॉर में अगर जाना चाहूँगा तो उसपे ज़्यादा समय निकलेगा। तो शॉर्ट में मैं इतना बोलूँगा कि हमारा जो नंबर 2 का दुश्मन है, यानी कि पाकिस्तान, जिनके साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके साथ उस समय चाइना ने क्या किया? हम्म, चाइना ने सैटेलाइट कवर का इस्तेमाल करते हुए पूरी हमारी सेना की जो मूवमेंट की जो इंटेलिजेंस है, वो उन्होंने पाकिस्तान को दी। उन्होंने पाकिस्तान का उनका जो आर्म फोर्सेस है, 70-80% जो उनके वेपन्स हैं, वो चाइना के हैं। हम्म, चाइना ने उनकी जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान को दी है। जो साइबर अटैक चल रहे थे, शायद आपको पता हो ऑपरेशन सिंदूर में लोग केवल हमारे मिसाइल कहाँ गए और ड्रोन हम्म, कहाँ गए इसकी बात कर रहे थे, लेकिन साइबर युद्ध भी उस टाइम बहुत घमासान चल रहा था। इसमें चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है और आपको पता होना चाहिए कि चाइना आप देखे जाए तो नंबर 2 या 3 एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है। बिल्कुल। नंबर 1 माना जाता है शायद अमेरिका, नंबर 2 शायद यूरोपियन यूनियन हो या इज़राइल हो वगैरह, थोड़ा-सा मिलिट्री। रशिया भी है। लेकिन चाइना भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है। हम्म, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर का फ़ायदा किसे दिया है? तो वो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। ये आपको समझ में आना चाहिए। शायद आपको पता होगा क्या कि आप हमारे जो यही देश कहना है। चाह रहे हैं सर, मैं इसको और शॉर्ट करूं, क्या आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ सोच करके एससीओ समिट में बातें होंगी, या चीन के साथ गलबहियां जो चलने वाली हैं वो बहुत ही सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल आपका कहना सही है कि चाइना की अभी तक की एक्शन ये एनीमिकल थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मैं दूसरे मुद्दे के ऊपर और 2 मुद्दे मैं क्विकली आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो जो भारत में आए थे और ये स्टार्ट पॉइंट था हम जाके मिलेंगे शी जिनपिंग को वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, भारत के विज़िट के बाद वो गए पाकिस्तान में, ठीक है बिल्कुल। पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने जो भाषा वहाँ पे कही, ये फ्रेंडशिप की भाषा नहीं। नहीं थी। जो कोऑपरेशन की भाषा उन्होंने कही पाकिस्तान के साथ, ये फ्रेंडशिप की भाषा नहीं। नहीं थी। यानी कि वो उल्टी-सुल्टी बात कर रहे थे। तो ये मतलब ये भई आप हमारे देश के पंतप्रधान को बुला रहे हैं और वहाँ जाके हमारे दुश्मन के साथ आप उल्टी-सुल्टी बात कर रहे हैं। इसके सिवा इतना ही नहीं, चाइना का जो मल्टी डोमेन वॉर है, वो तो काफ़ी है। अगर वो बात उसके बारे में बात करना होगा, तो ये अलग ही विषय रखना पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे बड़े मुख्य मुद्दे पे आता हूँ जो इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है, वो ये कि चाइना और इंडिया का जो इकोनॉमिक ट्रेड है, उसकी अभी सिचुएशन अभी आज एज़ ऑन टुडे क्या है? ये इसकी सिचुएशन बड़ी सिंपल है कि चाइना हमें ऑलमोस्ट $100 बिलियन का सामान बेचता है। हम्म। रुपए ऑलमोस्ट $100 बिलियन का सामान बेचता है और हमारे से केवल $20 बिलियन का सामान लेता है। यानी कि चाइना केवल हमारी देश की जो बाज़ार पेट है या जो हमारी सामान खरीदने की क्षमता है या हमारा जो मार्केट है, वो उसका ही इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले 5-6 साल से हमारे गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं हमारे ऊपर, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो बोलते हैं, आप हमें एक्सपोर्ट करते हो और हमारे से कुछ लेते नहीं हो। जी जी। अगर देखे जाए तो ये मुद्दा तो ठीक है भैया, ये अगर आप उनसे आपका सामान कोई बेचते हो, तो उनसे कुछ खरीदना भी चाहिए आपने, हम्म। तो ही ट्रेड हो सकता है। तो चाइना के साथ देखिए, चाइना के साथ क्या हो रहा है, $100 बिलियन का सामान वो बेच रहे हैं और हमारे से कुछ ले नहीं रहे हैं। और वो टेक्निकल कारण बताते रहते हैं हमें, मतलब मैं भाषा फिर एक अच्छी तरह से यूज़ करूँगा, हमें वो उल्लू बना रहे हैं।
कि भैया अलग अलग कारण, कभी बोलते हैं हमारा पोर्ट में आपका सामान नहीं आ सकता, कभी हमारा टेक्निकल क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है। चाइना आपके साथ मतलब आपसे कुछ लेना ही नहीं चाहता, जबकि प्रेजेंट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बहुत साल से उसे करने की, सभी रिक्वायरमेंट उनकी मीट कर दी है। लेकिन वो कुछ अगर वो लेना चाहेंगे तो लेंगे वो, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। वो केवल आपको सामान बेचना चाहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, यही हालत उन्होंने सब दुनिया के साथ रखी हुई है। मतलब यूरोप को भी वो सामान बेचते हैं, उनसे मैंने लेके माना कुछ सर, नहीं है। मैं मैं अमेरिका मैं को भी इसमें ये बेचते हैं। पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सिनेरियो भारत चेंज करेगा? इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पैसा जो भी लगाओ, लेकिन उसमें पसीना भारतीयों का होगा। इसलिए मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड। इसका मतलब है कि चाइना से जो ट्रेड पैक्ट होने होगा या जो उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा, उसमें बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार होगा। क्या यही बातचीत होनी है? देखिए, मैं मेरी आपकी असेसमेंट देना चाहता हूँ, और आप जो मैं असेसमेंट करूँगा, ये असेसमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ, ये जो पिछले कुछ सालों में हुआ था, उसकी असेसमेंट करते हुए आप आगे क्या होगा, इसकी हम्म, असेसमेंट करते हैं अनुमान। कि किस प्रकार की एकदम कोई अचानक मतलब कोई बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट हो जाए, कोई पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट हो जाए, तो वो तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पर्सनैलिटी बेस्ड होता है कि शी जिनपिंग भारत कितना साथ आना चाहते हैं। राइट। आना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। अगर आपको शायद एक ही एग्जांपल मैं क्विकली देना चाहता हूँ। हमारा चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है। चाइना का 19 देशों के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट था, 17 देशों के साथ उन्होंने खत्म कर लिया। अगर चाहे तो वो एक दिन में खत्म हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो खत्म करना नहीं चाहते, ये है। हम्म, तो इसी प्रकार ये जो ट्रेड है, अगर ट्रेड में जो इतना मतलब 5 टाइम्स हमें जो चीज़ें बेच रहे हैं, अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन चाइना क्या ये जिस प्रकार से मेरी असेसमेंट है, वो आपको थोड़ा छोटी-मोटी चीज़ें बताते रहेगा। मतलब यानी कि मैं प्रॉमिस कर दूँ, हाँ जी, मैं आपके साथ 100 करोड़ का सामान लेने वाला हूँ। हम्म, मैं लूँगा 10 साल के अंदर, मतलब हिस्टोरिक एग्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन मैं इतना स्लो लेऊँगा कि आप 1 साल के बाद आप चेक करेंगे, तो आप देखेंगे, अरे अगर अभी तक आपने $20 बिलियन का सामान लेना है, आपने लिया कुछ नहीं है। यानी कि मैं ये बोलना चाहूँगा, अ, एग्रीमेंट क्या होती है वो आगे आने वाला साल बताएगा। एग्रीमेंट में शायद वो हमारे से ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहेंगे, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पैरिटी में ये कम करने में मदद करेंगे। लेकिन क्या ये वो ज़मीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मतलब केवल बातचीत करने से, राइट। एक-दूसरे को गले लगने से बात नहीं होगी। ज़मीन के ऊपर अगर वो ये जो 80 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है। डेफ़िसिट है, अगर वो हो जाएगा, तो मैं तालियाँ बजाऊँगा कि भैया शी जिनपिंग हिंदी चीनी भाई-भाई। बिल्कुल जब तक महाजन हिंदी सर, मैं आपकी बात को समझ सका हूं। और वास्तव में यही मैं भी मानता हूं। जब भी मैं असेस करता हूं भारत और चीन के संदर्भों को देखता हूं और संबंधों को, हमें बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा। बदली हुई परिस्थितियों में हमें एक एशिया की ताकत दिखानी है। हालांकि इसमें एक बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, पता नहीं आप सहमत होंगे या नहीं, क्योंकि इसमें भारत और चीन का जो भी डील होना होगा, उसमें अब पुतिन की भी भूमिका होगी। और जरूरत सी जिनपिंग की भी है, जरूरत भारत की भी है। लेकिन 80 बिलियन डॉलर का ये जो गैप है, इसको भरने का क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा? अगर इस पर दिल से बात होगी तो बात बहुत आगे तक जाएगी। अदरवाइज हिंदी चीनी भाई भाई करके तो हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, गलवान में भी बहुत कुछ झेल चुके हैं। और आप ही की तरह सर, हर एक एक्सपर्ट एक आशंका में भारत चीन संदर्भों को जब भी वो एनालाइज कर रहा है तो वो घिर जाता है। और ये जो घिराव है, ये जो आशंका के बादल हैं, यही समस्या की जड़ में है। कितना कुछ खत्म होगा एससीओ समिट में, देखना होगा। ब्रिगेडियर सर, आपने हार्ट ऑफ भारत के साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपने ब्रिगेडियर साहब के इसके पहले के जो बातचीत हमारे थे कि इस देश में कितनी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर बहुत बढ़िया आपका रिस्पांस रहा है। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं उस पर प्लीज आप कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब ना हो किया हो तो उसको करिए। और ब्रिगेडियर साहब से कोई सवाल हो तो उसको पूछिए।
मैं अगली किसी वीडियो में जब इनसे चर्चा करूंगा तो उन सवालों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार।